नमस्कार दर्शकों, खेती से जुड़े कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज हम बात करेंगे वर्षा काल में पौधरोपण किस तरह किया जाए। किसान भाइयों, वर्षा काल में अगर आप पौधरोपण कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, पौधे की किस्मों को चयन करते वक्त किस तरह की सावधानी बरतें, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी.आर. अंबावतिया जी, जो कि प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंबावतिया जी। और सबसे पहले हम आपसे यही समझेंगे कि वर्षा काल में पौधरोपण का महत्व क्या है। किसान भाइयों को आप यही स्पष्ट करिए। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। वर्षा काल का समय चल रहा है और पौधरोपण के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त समय है। और हम सब जानते हैं कि पौधरोपण या वृक्षारोपण हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। इसका अगर महत्व जाने तो सबसे पहले तो पेड़ अगर रहेंगे तो वो हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करेंगे और ऑक्सीजन ही हमारे जीवन का आधार होता है। प्राणवायु ही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और पेड़ पौधे सबसे ज़रूरी काम प्राणवायु हमें देते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होती है उसका वो अवशोषण करते हैं। और ऐसे करके हमें जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। हमारे किसान भाइयों को भी बहुत ज़रूरी है कि उनके जितने भी कृषि के औजार हैं, चाहे हल हुआ, चाहे बख्तर हुआ, चाहे अन्य मकान बनाने के लिए सामग्री है, सब पेड़ों से ही मिलती है हमें। साथ ही में पेड़ हमारे भूमि संरक्षण के लिए और जल संरक्षण के लिए भी बहुत ज़रूरी काम करते हैं। पेड़ के कई उपयोग हैं और औद्योगिक रूप से देखें तो पेड़ से हमें लाख मिलता है, पेड़ से हमें शहद मिलता है, पेड़ से अन्य चीज़ें, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, और यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश में तो तेंदुपत्ता काफ़ी पाया जाता है जो कि बीड़ी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद होता है। तो ऐसे करके औद्योगिक रूप से भी हमारे पेड़ पौधों का काफ़ी महत्व होता है। साथ ही में आज जो हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए भी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑल ओवर देखें तो पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हम सब के लिए, मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा तो हम सभी किसान भाइयों से, सभी ग्रामीण भाइयों से निवेदन है कि वर्षा काल का बहुत उपयुक्त समय चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधरोपण करें क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अंबावतिया जी, एक जो आपने उत्तर में अपने ये बात कही कि ये जो वर्षा काल चल रहा है ये बहुत उपयुक्त है पेड़ लगाने के लिए। जी। अगर किसान भाई इस पर अच्छे से फोकस करेंगे, अच्छे से ध्यान देकर पौधरोपण करेंगे तो उनको होने वाले फायदों के बारे में भी आप बताइए कि इससे उनको लाभ क्या होगा। देखिए किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ फलदार वृक्ष होते हैं जिनसे हमें खाने के लिए फल मिलते हैं, जैसे संतरा हुआ, अनार हुआ, पपीता हुआ, अनार हुआ, बेर हुआ, ये सब फलदार वृक्ष हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे सागुन हो गया, आपका नीम हो गया, बबूल हो गया, जो हमारे लिए टिम्बर या लकड़ी का काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जलाने के लिए लकड़ी की प्रॉब्लम होती है। तो पेड़ पौधे हमारे जलाने के लिए, हमारे किसान भाइयों और ग्रामीण भाइयों और बिल्कुल गरीब लोगों के लिए एक लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी का काम भी हमारे पेड़ पौधों जंगलों से मिलता है। इसके अलावा पेड़ पौधे हमारे लिए फल रेशा भी देते हैं। आज किसान भाइयों को रस्सी बनाने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए रेशे की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है। और सबसे ज़रूरी है, पेड़ पौधे हमारे गर्मी के समय छांव देते हैं। आज एक एसी का काम, अगर नीम का पेड़ हो तो वो एक एसी का काम करता है, तो छांव का काम करते हैं। पशु पक्षी को एक सहारा भी हमारे पेड़ों के द्वारा भी मिलता है। तो पेड़ हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं। जी बिल्कुल अंबावतिया जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि आपने कहा कि समय बहुत उपयुक्त है, फायदे इससे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब किसान भाई पौधरोपण की तैयारी करेंगे तो वो किस तरह से उसकी तैयारी करें। किसान भाइयों, पौधरोपण करना है तो सबसे पहले तो जहां आप पौधे लगा रहे हैं उस ज़मीन का चयन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान के पास कई प्रकार की ज़मीन है, जैसे खेत की मेड़ होती है, कई पड़ती ज़मीन पड़ी होती है, नदी नाले के आसपास ज़मीन है, पंचायत के आसपास ज़मीन है। तो ज़मीन हमारे आसपास काफ़ी पड़ी हुई है। ऐसी ज़मीन का उपयोग हम पेड़ पौधे लगाने में कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि कौन से पेड़ पौधे लगाएं। जी, किसान भाई अगर अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं
तो वो 6 बाय 6 मीटर के ऊपर संतरा लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं। ये खेतों के अंदर लगा सकते हैं, जिसको एग्रो हार्टिकल्चर मॉडल हम कृषि वानिकी में कहते हैं। तो फलदार वृक्ष आप खेतों के अंदर लगाइए। जी अम्बावती जी, इसको और सूक्ष्म रूप से आप समझा दीजिए। इसका सूक्ष्म रूप है कि कृषि के साथ साथ हम पेड़ पौधे भी लगाएं, ताकि हमारी जो आमदनी है, कृषि से तो हमें आमदनी मिल ही रही है, साथ ही में फलदार बगीचे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो हमें खाने के लिए भी उपयोग होगा और साथ में उनसे हमें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। तो इसलिए आप खेती के साथ साथ फलदार वृक्षों की खेती भी कर सकते हैं। दूसरा, पशुओं को, हमारे प्रदेश में पशुओं के हरे चारे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिससे हमें हरा चारा मिलता है जी, है ना। जैसे सूबबुल का पेड़ हो गया, आपका पीपल का पेड़ हो गया, पलाश के पेड़ हो गए, इसको गाय भैंस आराम से खा लेती है, बकरी भी इनको खाती है। तो हरे चारे के लिए भी हम चारादार पेड़ लगाएं, जो हमारे गर्मी के समय में विशेष हमारे पशुओं को चारा दे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं, जैसे अमलतास हुआ, गुड़मोल हुआ, जो गर्मी में फूल देंगे और वो फूल हमारे बगीचे के लिए, हमारे घरों के आसपास और हमारी सुंदरता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, चारे के लिए वृक्ष लगा सकते हैं, लकड़ी के लिए जैसे आप हम जानते लगा सकते हैं, है ना। सागुन लगा सकते हैं आप, और बबूल लगा सकते हैं। और नीम तो बहुत ही किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेड़ होता है, क्योंकि इसका फल भी काम आता है, निम्बोली। साथ ही में इसके अनेक प्रकार के कीटनाशक दवा भी बना सकते हैं, जो हमारे खेती के लिए भी बहुत जरूरी है। जी अम्बावती जी, आप ये भी हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए और जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें, जब भी आप पेड़ लगाते हैं, जब भी आप पौधारोपण करते हैं, तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको लगाना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी हों? जी जी, किसान भाइयों, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा हम सब जानते हैं, और इसका असर हमारे मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ रहा है। हम ऐसे पौधों का चयन करें जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन प्रदान करें, और उसके लिए पीपल, हम सब इसको पूजा भी करते हैं, धार्मिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है, सामाजिक रूप से भी इसका महत्व है। पीपल लगाएं, बरगद लगाएं, गुलर लगाएं, बेलपत्र, अभी सावन का महीना चल ही रहा है, तो बेलपत्र भी बहुत महत्वपूर्ण पेड़ होता है। साथ ही में हम आंवला के पेड़ लगा लें। ये 5 प्रकार के पेड़ ऐसे होते हैं जो हमारे पर्यावरण को बहुत ठीक करते हैं। इसके अलावा पेड़ तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि पर्यावरण तो सभी से, ऑक्सीजन तो सभी से हमें मिलती है, लेकिन ये जो 4 प्रकार के पेड़ होते हैं, ये आराम से आप लगा सकते हैं। जी, और कहाँ कहाँ पौधरोपण कर सकते हैं? पौधरोपण के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, रोड के दोनों किनारे आप लगा सकते हैं, पंचायत के आसपास लगा सकते हैं, स्कूल के आसपास लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाई अपने खेत की मेड़ के ऊपर भी आराम से पेड़ लगा सकते हैं। हमारे दिमाग में ये रहता है कि पेड़ लगाने से फसल को नुकसान होगा, जबकि ऐसा नहीं है। पेड़ के भी कई फायदे हैं, वो फसल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भी हमारी फसलों को फायदा करते हैं। कई लेग्यूमिनस पेड़ होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन पेड़ होते हैं, जैसे सूबबुल हो गया, बबूल हो गया, ये जमीन में हमारे नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, खेत की मेड़ पे लगा लें। और कई किसानों को पड़ती जमीन पड़ी हुई है, अधिकांश लोग जो पड़ती जमीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेड़ लगा करके, चाहे बांस के पौधे लगा लें या अन्य पौधे लगा लें, आप आंवले के लगा लें, ऐसी बेकार जमीन में भी, या कुछ औषधि पौधे होते हैं जैसे हर्रा है, बहेड़ा है, आंवला है, शिकाकाई है, रीठा है, इनके पेड़ लगा के आप पड़ती भूमि को भी सुधार सकते हैं, और साथ ही में आप पर्यावरण को भी ठीक कर सकते हैं और अपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ अम्बात्या जी, एक बात और अहम है कि आप पौधारोपण तो कर सकते हैं, किस्मों का चयन आपने कर लिया, उपयुक्त समय है, लेकिन आपको सबसे अहम वह है कि उनको संरक्षित करने के लिए निगरानी करना होगी, उनको प्रॉपर उनका ध्यान रखना होगा। जी जी जी। तो श्रीकांत भाई, क्या है कि किसान भाई पौधे लगाएं, लेकिन पौधे लगाने के साथ साथ उसकी जो बागड़ होती है, उसकी जो सुरक्षा होती है, वो भी हम 3 साल तक कम से कम उसकी सुरक्षा जरूर करें। इसके लिए सिंपल आप उसके जैसे पेड़ लगाए आपने, चारों तरफ या तो ट्री गार्ड बना के लगा सकते हैं, या कुछ बाड़ होती है जैसे करोंदा है आपका, मेहंदी है, या अन्य जो ऐसी पौधे हैं कांटेदार, उसको उसकी तरफ लगा दे, ताकि 3 साल में बड़े हो जाएंगे और उसके बाद वो सुरक्षा भी उसकी रहेगी। जी, वो संरक्षित करने के लिए उनको क्या आप कुछ सुझाव देंगे, किस तरह से वो संरक्षित करने के लिए? पहला तो पेड़ लगाने के तुरंत बाद ये ध्यान रखिए कि उसको बागड़ करना बहुत जरूरी है, जानवर से उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही में पेड़, अभी तो वर्षा काल समय है, लेकिन वर्षा समाप्त होने के बाद पेड़ को कम से कम 1 साल तक थोड़ा थोड़ा पानी की आवश्यकता भी लगती है, उसको पानी भी देना बहुत जरूरी है।
और पेड़ कम न वहीं लगाएं जहाँ पे अपने पानी की व्यवस्था हो। तो अगर गर्मी में उसको टाइम अपन बचा लेंगे, 1 साल अगर पौधा बच गया तो वो फिर आराम से स्टेब्लिश हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो जानवरों से बचाएं, उसके लिए बागड़ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, यहाँ हम रुकेंगे छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पौधरोपण वर्षा काल में किस तरह से करें, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक अंबातिया जी। सर, अब मैं आपसे ये जानूंगा कि पौधों का चयन के बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। किसान भाइयों, पौधे का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसके लिए 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पौधा जब सिलेक्ट करें, अच्छी प्रामाणिक नर्सरी या हमारा वन विभाग हो या कृषि विभाग हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विश्वविद्यालय हो। हमारे प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। तो आप अच्छी संस्था से पौधे प्राप्त करें। दूसरी चीज़, पौधा न ज़्यादा छोटा होना चाहिए न ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। पौधे की उम्र अगर देखें तो 1 साल के लगभग पौधा होना चाहिए, उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। साथ ही में पौधा लगाने के पहले गड्ढे करना बहुत जरूरी है। क्यों कि जनरली हम पौधे लगाते हैं लेकिन गड्ढे में पौधे तैयार करके नहीं लगाते हैं। इसके कारण पौधे जीवित रहने के उनकी मरने की प्रतिशत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेरा ये भी सलाह है कि किसान भाई पहले गड्ढे कर लें। गड्ढे का साइज भी अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग रहता है। आप फलदार पौधे लगा रहे हैं तो उसका गड्ढा कम से कम 1 मीटर के लगभग लंबा, चौड़ा और गहरा होना चाहिए। और आप जैसे पेड़ लगा रहे हैं, मेड़ों के ऊपर लगा रहे हैं, बेकार ज़मीन में लगा रहे हैं, तो कम से कम 50-50 सेंटीमीटर के ऊपर 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा होकर उसकी मिट्टी अलग कर ले और उसमें एक मिक्सचर बना के काली मिट्टी और पकी हुई गोबर की खाद या केंचुए की खाद मिला के उसमें डाल देंगे। साथ ही में दीमक से भी हमारे पेड़ों को काफ़ी नुकसान होता है। तो कोशिश करें जब पौधा लगाएं उसके पहले ही गड्ढे में आप जब मिक्सचर तैयार करें उसमें दीमक के लिए या तो क्लोरोपाइरीफास दवा केमिकल रूप से उपलब्ध है, नहीं तो नीम की खली हमारे किसान भाई को हर जगह मिल जाती है। एक गड्ढे में लगभग आधा किलो से लेकर 1 किलो नीम की खली अगर डाल देंगे तो दीमक से होने वाले नुकसान को पौधों को बचा सकते हैं। जी अंबावतिया जी, हमारे किसान भाइयों को आप ये भी स्पष्ट करिए, जो संशय होता है कि अधिक गहराई में पौधा रोपने से क्योंकि वो दब जाता है और कम गहराई में रोपना सही नहीं होता, तो ये इन दोनों स्थिति से बचने के लिए किस तरह से वो पौधे रोपें? किसान भाई, जब हम गड्ढा करते हैं तो उसको गड्ढे को पूरा भर ले। इसके बाद पौधे आप नर्सरी से लाते हैं तो पौधा पॉलीथीन की थैली में रहता है और वो पॉलीथीन की थैली आप उसको हटाइए, कैंची से या ब्लेड से काट के अलग कर दीजिए और उसके साथ जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मिट्टी सहित पौधों को लगाना है और उतनी ही गहराई पे लगाना है जितना वो पॉलीथीन की थैली में पौधा था। और आपने ज़्यादा गहराई पे लगा दिया तो पौधे का तना ज़मीन के टच में रहेगा और बारिश का समय है, उसमें पानी के कारण सड़न पैदा हो जाएगी और पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। या कई बार किसान भाई जल्दी में गड्ढा ज़्यादा भर देंगे और पॉलीथीन की थैली से ऊपर तक पौधा लगा देते हैं, उसकी जड़ें ऊपर रहेगी और जड़ें ऊपर रहने से जैसे पानी गिरना बंद हुआ वो पौधा सूख के ख़राब हो जाएगा।
ये थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। पॉलीथीन की थैली के अंदर जितना पौधा गहराई में है उसी हिसाब से गड्ढे में पौधा जरूर लगाएं, इसका जरूर ध्यान रखें। और पौधा लगाने के तुरंत बाद उसको पानी, अगर वर्षा नहीं हो रही तो पानी देना भी बहुत ज़रूरी है, और उसको दबा के हम उसकी परवरिश कर सकते हैं। जी अंबावते जी, हम जलवायु परिवर्तन की सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की कई खबरें आती हैं, तो आप ये भी स्पष्ट करिए कि पौधरोपण और पर्यावरण के बीच आपस में संबंध क्या है और हम किस तरह से उसे पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सकते हैं। जी, पौधरोपण हम सब जानते हैं कि आज हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण उसका असर हमारे कृषि के ऊपर भी पड़ रहा है, हमारी ज़मीन के स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ रहा है, और उससे कई प्रकार की बीमारियां भी हमारे मानव में आती जा रही है। तो उसका एक ही कारण है कि धरती पे जो हरियाली कम हो रही है, वनों का जो रकबा कम होता जा रहा है। वन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी, हम सब जानते हैं, और उसका एक ही तरीका है, पर्यावरण को अगर हमें सुधारना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। हर इंसान कम से कम 5-5, 10-10 पौधे जरूर लगाएं, और पौधे लगाने के बाद उसका देखरेख भी करें, उसको बड़ा भी करें, क्योंकि पौधा पुत्र के समान होता है। जिस प्रकार हम बच्चे की देखरेख करते हैं, उसको बड़ा पालन पोषण करके करते हैं, इसलिए पौधों का भी वही पालन पोषण करना है, ताकि बच्चा समझ के करेंगे तो वो पौधा निश्चित ही हमारे पर्यावरण को सुधारेगा और भूमि के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा। जी, पौधरोपण अगर कर रहे हैं तो उन्हें कहाँ से वो मिल सकते हैं, उपलब्ध कहाँ हो सकते हैं? पौधरोपण के लिए हर विकास खंड में उद्यानिकी विभाग की संजय नर्सरी उपलब्ध है, वो संजय नर्सरी में पौधे उपलब्ध है। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पौधे उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा वन विभाग की नर्सरी है, जिला स्तर पे भी है, तहसील स्तर पे भी है, तो वन विभाग में पौधे उपलब्ध है। इसके अलावा कई ऐसी रजिस्टर्ड जो प्राइवेट नर्सरी है जिसमें हमें विश्वास है, वहाँ सब चीज़ों से आप पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। तो किसान भाई चाहें तो सब जगह से पौधे उपलब्ध है, आप पौधे प्राप्त कर सकते हैं। जी अंबावते जी, आप शाहजहाँपुर के प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, तो क्या प्रदेश में पौधरोपण के लिए अगर किसान भाइयों को मार्गदर्शन चाहिए तो वहाँ पर उपलब्ध है वो? बिल्कुल, किसान भाइयों को पौधरोपण के ऊपर अगर मार्गदर्शन चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहाँपुर पे आप उपलब्ध ले सकते हैं। साथ ही में इसके अलावा हमारा ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, और इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय के हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वहाँ जाकर हमारे वैज्ञानिक उपलब्ध है। किसान भाई जानकारी ले सकते हैं और पौधे वहाँ से उपलब्ध हो तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी की कोई कमी नहीं है। किसान भाई को थोड़ा सा एक जागरूकता होना चाहिए, कृषि विज्ञान केंद्र में जाएँ, वन विभाग की नर्सरियों पे जाएं और अच्छी क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के पौधे आराम से प्राप्त कर सकते हैं और वर्षा काल में उसको लगा सकते हैं। इसकी कुछ पहचान होती है कि वो उत्तम क्वालिटी के पौधे को कैसे पहचानें? उसकी ये है कि उत्तम क्वालिटी का, अच्छी नस्ल का पौधा होना चाहिए, जेनेटिकली रूप से वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे जो वैरायटी, जैसे आम है तो आम्रपाली है तो आम्रपाली प्योर होना चाहिए, उसके गुण होना चाहिए। ये उसकी पहचान होती पौधों की कि उच्च क्वालिटी का होता है। जी अंबावते जी, आखिरी सवाल, किसान भाइयों को आप वृक्षारोपण से जुड़े, पौधरोपण से जुड़े कुछ सुझाव देंगे उन्हें? बिल्कुल, मेरा यही सुझाव है कि हर व्यक्ति को, हर किसान को पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, और पौधा लगाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा, बाड़ लगाना भी ज़रूरी है, पानी की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ पौधे को लगाने के पहले कुछ मैंने जो सावधानी बताई उसका भी किसान भाई ध्यान रखे। साथ ही में इसको एक जन जागृति अभियान चलाए। शासन भी, मुख्यमंत्री जी भी समय समय डेली पौधा लगा रहे हैं। उद्देश्य यही कि हर नागरिक अपने बेड़ों के ऊपर अपनी जगह पे पौधे लगाए, तो निश्चित ही जितनी जन जागृति, जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे उतनी ज़्यादा पृथ्वी पर हरियाली बढ़ेगी, और जितनी हरियाली रहेगी उतना हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा। इसलिए पौधा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अंबावती जी, जितनी हरियाली होगी किसानों की ही उतनी खुशहाली होगी, और पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंबावती जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो किसान भाइयों, अब चलते चलते हम देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। लाखों किसानों की आय दोगुनी हुई। प्रदेश में खरीफ बोनी 94 लाख हेक्टेयर में। टर्फा के तहत मिलेगा 72 करोड़ का अनुदान। दलहन तिलहन में गुणकारी गंधक, और गेरुआ से बचाएं सोयाबीन। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में कृषि क्षेत्र व किसानों का तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र, KVK समेत सभी के सामूहिक प्रयासों से लाखों किसानों ने आय दोगुना या इससे ज्यादा करने में सफलता हासिल की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आय बढ़ने वाले लाखों किसानों में से 75,000 किसानों का संकलन कर एक ई-प्रकाशन तैयार किया गया है। इनका विमोचन कृषि मंत्री श्री तोमर ने इस अवसर पर किया। ई-प्रकाशन ICAR वेबसाइट पर उपलब्ध है। ICAR के 94वें स्थापना दिवस पर श्री तोमर ने वैज्ञानिकों व किसानों को पुरस्कार भी वितरित किए। समारोह में श्री तोमर ने कहा कि स्थापना दिवस का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि ICAR ने गत वर्ष तय किया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे 75,000 किसानों से चर्चा कर उनकी सफलता का दस्तावेजीकरण किया जाएगा जिनकी आय दोगुनी या इससे ज्यादा बढ़ी है। सफल किसानों को ये संकलन देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। श्री तोमर ने ICAR के अन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया। श्री तोमर ने कहा कि ICAR को स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि ICAR द्वारा वर्ष 1929 में स्थापना से लेकर आज तक लगभग 5,800 बीज किस्में जारी की गई हैं। वहीं इनमें से लगभग 2,000 किस्में तो वर्ष 2014 से अभी तक 8 वर्षों में ही रिलीज की गई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में खरीफ बोनी 94 लाख हेक्टेयर में। मध्य प्रदेश में खरीफ बुआई तेज गति से चल रही है। अब तक लगभग 94.51 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 64% है। अब तक प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी 45.59 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 83.8% है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 147.72 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध 15 जुलाई तक 94.51 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 45.58 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 9.88 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुआई 13.96 लाख हेक्टेयर, तुअर 2.68 लाख हेक्टेयर, उड़द 19.69 लाख हेक्टेयर, मूंगफली 2.31 लाख हेक्टेयर एवं कपास 5.5 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 25.68 लाख हेक्टेयर में, तिलहनी फसलें 48.85 लाख हेक्टेयर में एवं दलहनी फसलें 14.48 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। टर्फा के तहत मिलेगा 72 करोड़ का अनुदान। मध्य प्रदेश की धान बेल्ट में दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 19 जिलों में टारगेटिंग राइस फेलो एरिया यानी टर्फा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत विभिन्न घटकों में वर्ष 2022-23 में लगभग 72 करोड़ 21 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के मुताबिक टर्फा के तहत धान के रकबे को कम कर दलहनी फसलें जैसे चना, मसूर को प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 60% एवं राज्य सरकार द्वारा 40% के अनुपात में राशि व्यय की जाती है। टर्फा के तहत समूह प्रदर्शन, प्रमाणित बीज वितरण, पौध संरक्षण एवं मृदा प्रबंधन एवं सिंचाई उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है। मध्य प्रदेश में टर्फा के 19 जिले कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, मंडला, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, होशंगाबाद एवं बैतूल है। टर्फा योजना के तहत समूह प्रदर्शन में चना, मसूर के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रमाणित बीज वितरण के तहत 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, पौध संरक्षण एवं मृदा प्रबंधन के तहत सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध संरक्षण रसायन में 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, जिप्सम या सल्फर में 750 रुपये प्रति हेक्टेयर, जैविक उर्वरक में 300 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा चूना में 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। इसी प्रकार सिंचाई उपकरणों के लिए स्प्रिंकलर सेट पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अनुसार अनुदान देय है। दलहन तिलहन में गुणकारी गंधक। दलहनी और तिलहनी फसलों की भरपूर बढ़वार और अधिक उत्पादन में गंधक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे तो फसलों को 16 से 20 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ
गंधक जरूरी तत्व बन गया है। अनुसंधान परीक्षणों एवं सर्वेक्षण के अनुसार देश के कई जिलों में गंधक यानी सल्फर तत्व की कमी पाई गई है। गंधक पोषक तत्व पौधों की स्वस्थ बढ़वार, जड़ों के विकास एवं दानों को सुडौल बनाने में मदद करता है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा, गुणवत्ता एवं प्रोटीन के निर्माण में गंधक तत्व की विशेष भूमिका होती है। पौधों में गंधक तत्व की कमी के लक्षण नत्रजन की कमी से उत्पन्न लक्षणों के समान ही परिलक्षित होते हैं। सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधों की निचली पत्तियां पीली पड़ती हैं एवं गंधक की कमी से पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ती हैं। पौधों की बढ़वार रुक जाती है। फसलों एवं पौधों में गंधक पोषक तत्व की पूर्ति का सबसे सस्ता एवं सरल उपाय गंधक तत्वधारी उर्वरकों का प्रयोग है। ऐसे उर्वरकों में सबसे ज्यादा प्रचलित सिंगल सुपर फास्फेट है, जिसमें 11% गंधक होता है। और चलिए किसान भाई, अब आपको बताते हैं गेरुआ से कैसे बचाएं सोयाबीन की फसल। सोयाबीन में गेरुआ रोग अधिकांशतः अगस्त सितंबर में ही आता है। चूंकि इस समय निरंतर वर्षा होती है और आर्द्रता बढ़ जाती है, पत्तियों की निचली सतह में गेरुआ के धब्बे उभरे हुए दिखाई देते हैं। यदि इन धब्बों को हाथ से दबाएं तो रोरी की तरह लगेगा। गेरुआ के उपचार के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल या ऑक्सी कार्बोक्सिन की 800 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं, जिसे 10 दिनों के अंतर से इसका 2 छिड़काव निचली पत्तियों पर करें। बुआई के 35 से 40 दिन बाद बचाव यदि किया जाए तो अच्छे परिणाम होंगे। रोग रोधी जातियां जैसे PK 1029, PK 1024, JS 2021, अंकुर तथा इंदिरा 9 लगाएं। और किसान भाइयों, अब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। सभी खरीफ फसलों की बुआई शीघ्र करें। सोयाबीन के साथ अंतर्वर्ती खेती को प्राथमिकता दें। गन्ना फसल में निंदाई, गुड़ाई एवं नत्रजन का प्रयोग करें। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।